वक्त की बात है। मलखानपुर गांव में दो साड़ी वाले रहते थे। एक दिन की बात है, सुरेश अपने घर में अपनी बीवी से बात कर रहा था। तुमने अभी कुछ दिन पहले ही सोना खरीदा था ना? हाँ जी, मुझे वो कंगन बहुत अच्छे लगे थे, मैंने तो खरीद लिए। ये तुमने क्या किया कि इस वक्त कोई भी सोने के जेवर नहीं लेने हैं। आज पता है उस सोने की कीमत पूरे 1000 रुपए कम हो गए हैं। अजी, अब क्या आप सिर्फ 1000 रुपए के लिए झगड़ा करेंगे? ना ही मुझे तुमसे झगड़ना है और ना ही बात करनी है। मैं जा रहा हूँ दुकान पर। पता नहीं उस मनोज की वजह से अच्छी कमाई हो पाएगी या नहीं। अजी सुनिए, नाश्ता तो कर लीजिए ना। सुरेश ने मीनू की बात का जवाब भी नहीं दिया और दुकान के लिए निकल पड़ा। दोपहर का वक्त था और सुरेश की दुकान अच्छी चल रही थी, पर मनोज की दुकान में बहुत लोग हैं। भैया मनोज, ये साड़ी कैसे दी? ये हुई आपकी 1000 की बनारसी साड़ी है लखन भैया, ले जाइए, बहुत जचेगी। 1000 की सुरेश भैया की दुकान से सस्ती लगती है। अच्छा, लेकिन मुझे इस दाम में बेचने में कोई दिक्कत नहीं। शायद उसकी साड़ियाँ किसी दूसरे जगह से आती हूँ। अभी कल ही देखी थी एक साड़ी, रंग कुछ अलग था पर कपड़ा यही था, लेकिन उन्होंने कहा कि कपड़ा बहुत अनोखा है और 2000 रुपये मांगे मुझसे। भैया आप ये लेकर जाइए, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मेरे पास ले आना। हाँ भैया, ये बांध दीजिए। मनोज लखन को साड़ी देता है और लखन वहाँ से सीधे सुरेश की दुकान पर जाता है। क्यों भैया लखन, साड़ी की कीमत कल मुझसे पूछी और ले जा रहे हो उसकी दुकान से? हाँ भैया, आपके बताए कीमत से आधे कीमत में। बस यही कहने आया था कि आप तो सरासर कस्बे वालों को ठग रहे हैं। नहीं नहीं भैया, साड़ियों में कई तरीके की साड़ियाँ आती है। जो मैंने आपको दिखाई थी वो हाथ से की गई कढ़ाई थी, तो कीमत तो ज़्यादा होनी थी। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। लखन अपनी बात रखकर वहाँ से चल पड़ा। तो ये सारी साड़ियाँ सस्ते में बेचता है, इसीलिए वहाँ पर मेरी दुकान से ज़्यादा लोग जमा हैं। लेकिन ज़रूर बात कुछ और भी है, वरना ये इतना रईस कैसे हो जाता? इतना बड़ा घर, लोगों की इज्जत, इतने पैसे, आखिर कैसे? सुरेश मनोज की दुकान के पास जाता है। तभी वो देखता है कि गांव का एक बड़ा जमींदार उससे बात कर रहा है। ये देखकर सुरेश छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। भाई मनोज, मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया दुकान चल रही है तुम्हारी और साड़ियों की कीमत भी कम रखी है हर जगह से। ये तो सब ऊपर वाले का एहसान है, बहुत दिया है उन्होंने, तो आखिर किसी से ज्यादा पैसे क्यों लेना? अच्छा, पर मुझे लगा कि ये धंधा बढ़ाने का कोई रास्ता है तुम्हारा। ये भी कोई रास्ता हो सकता है धंधा बढ़ाने का जमींदार जी, लेकिन असल बात यही है कि मैंने बहुत मेहनत करके इस पहाड़ को चढ़ा है और उस कामयाबी के फल को खाया है। मैंने भी बहुत मेहनत कर उसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कामयाबी के फल भी खाए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सुरेश उन दोनों की बातें सुनकर सोचता है। कामयाबी का फल? अच्छा, तो ये बात है, यानी दोनों की कामयाबी का राज उस पहाड़ पर कोई जादुई फल है जो पहाड़ की चोटी पर है। अब मैं भी वो फल खाऊंगा और अपने कस्बे में सबसे रईस बन जाऊंगा। अगले ही दिन वो पहाड़ के पास पहुंचा। एक बार वो फल खा लूं, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। रात हो गई थी और सुरेश ने आधा सफर तय कर लिया था। सुरेश एक दरख्त के पास आराम फरमा रहा था। तभी एक मुसाफिर वहां आता है। भैया, कुछ खाने को हो तो दे दो। पैसे रखे हैं? पैसे तो नहीं है भैया। बिना पैसे के मैं सूखी रोटी ना दूं किसी को। अगर कुछ हो तो बताओ, वरना रहने दो। ये मेरा बैग देख लो और इसमें जो आपको लगे कि खाने के बदले में कुछ हो तो आप रख लो। मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था और कुछ डाकुओं ने सब लूट लिया, बस इस बैग को छोड़कर। हाँ, बहुत कहानियां सुनी है ऐसी मैंने। मैं नहीं फंसने वाला। लाओ,
बैग दिखाओ, तब कुछ खाने को दूंगा। ठीक है भाई, ये लो। जैसे ही मुसाफिर अपना बस्ता खोलता है, उसमें 2 साड़ियाँ नजर आती हैं। दोनों पे ऐसी कढ़ाई थी कि एक का दाम 5,000 से कम नहीं होता। मुझे ये 2 साड़ियाँ चाहिए। ये साड़ियाँ? पर ये तो बहुत महंगी है। कुछ महंगी नहीं है, रास्ता भटक कर पहाड़ों में खो गए हो। यहाँ इस वक्त तुम्हारे लिए खाना सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। साड़ी दो और खाना लो। ठीक है भैया, लेकिन मैं बस एक साड़ी दे सकता हूँ। दूसरी साड़ी का मुझे कुछ काम है। ठीक है, ये लो। तब आधी रोटी और आधा खाना। भैया, बहुत आदमी देखे, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ जाओ भैया जाओ। और हाँ, कस्बे में आना ना तो मेरी दुकान से साड़ी खरीद कर जरूर ले जाना। मुसाफिर ने सुरेश की लालच देखी और वहां से अपना खाना लेकर चला गया। सुरेश भी सो गया और अगली सुबह सुरेश की चढ़ाई शुरू हो गई। कुछ वक्त चलते चलते सुरेश चोटी पर पहुंचा और उसे एक फल का दरख्त मिला। मिल गया, ये तो अंगूर का दरख्त है। सुना है दूर देश में इसे पैसे का चिन्ह माना जाता है। सुरेश ने कुछ अंगूर तोड़े और फिर उन्हें खा लिया। हाँ, जरूर कुछ बात है इस फल में। खाते ही लग रहा है कि एक नई उम्मीद आ गई है अंदर। अगर मैं इस फल के दरख्त को काट कर ही ले जाऊं तो इसकी लकड़ियों से घर सजा दूंगा और फलों को खा जाऊंगा। अपनी होशियारी देखकर कभी कभी खुद से ही खौफ लगता है। सुरेश ने खूब फल खाए और गांव चला गया और आज 2 लोग पेड़ उखाड़कर सुरेश के आंगन में लगाने आए थे। भैया, लग गया दरख्त। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। अरे, इसमें कुछ रुपए कम लगते हैं भैया जी। हाँ, कल तुमने हमसे चाय पानी लिए थे ना, उसके पैसे काट लिए हैं। बाकी पैसे दे दिए हैं, गिन लेना इन्हें, ठीक है? मानना पड़ेगा आपको। अगर पहले पता होता ना कि आप ऐसे हैं तो आपका काम करने आता ही नहीं। यहाँ चलो भाई। दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। आए बड़े, जाते तो जाए, अब बस दुकान खोलने की देर है। अब तो पैसा ही पैसा होगा। सुरेश अपनी दुकान की ओर बढ़ गया और वहाँ पहुंचकर दुकान खोली। आधा दिन बीत गया लेकिन कोई खास ग्राहक नहीं आए। तभी सुरेश को वही मुसाफिर मनोज की दुकान पर जाते हुए नजर आता है। मुसाफिर सुरेश की ओर देखता है और गुस्से में अपना मुंह मोड़ लेता है। लखन ये देखकर सुरेश के पास आता है। अरे भैया, इनसे तुम्हारा कोई झगड़ा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, और होगा भी तो मेरा कौन सा घाटा है? घाटा नहीं, बहुत घाटा है। क्या कहना क्या चाहते हो लखन? कहना ये चाहता हूँ कि शहर का बहुत बड़ा व्यापारी है वो, और यहाँ पर बहुत सारी साड़ियों को कम कीमत में खरीदने आया है। क्या सच? ये क्या कर दिया मैंने? कोई बात नहीं, तब मैंने फल नहीं खाया था इसलिए मुझे कामयाबी नहीं मिली थी। अब जो मैंने फल खा लिया है तो मुझे कामयाबी मिलेगी। ऐसा करता हूँ कि जाकर उससे बात करता हूँ। सुरेश और लखन मुसाफिर के पास जाते हैं जो मनोज से बात कर रहा था। तो सौदा पक्का रहा मनोज जी? हाँ जी, पक्का रहा। उम्मीद है कि आगे भी ये सौदा ऐसा ही बना रहे। जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कल मुझे कस्बे का रास्ता दिखाया और अपने घर पर रहने के लिए जगह दी। अरे भैया, आपको मैंने भी तो कल खाना दिया था, आप भूल तो नहीं गए ना? ओह हाँ जी, अच्छे से याद है मुझे। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे महंगी साड़ी ले ली और आधा खाना दिया था आपने। एक साड़ी और मांगी थी ना आपने, ये लीजिए। अब इसका काम नहीं, मुझे तोहफा समझकर रख लीजिएगा। मैं चला मनोज जी, फिर से मिलेंगे। अरे सुनिए तो। सुरेश की बात अनसुनी कर वो वहाँ से चला जाता है। सुरेश गुस्सा हो गया और फिर उसने मनोज से कहा, मनोज,
तुमने तो कहा था कि उस पहाड़ पर मेहनत से चढ़ने के बाद तुमने फल खाए कामयाबी के। मैंने भी तो वैसा ही किया, तो मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिली? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? अब अरे मुझसे नहीं, उस जमींदार से बातें कर रहे थे तब कहा था तुमने। तुम भी कमाल के इंसान हो सुरेश। मेरे कहने का मतलब था कि मैंने ईमानदारी से कठिनाइयों का पहाड़ चढ़ा है और आज जो सफलता है वो कामयाबी का फल है। बहुत बेवकूफ हो तुम। और मैंने उस दरख्त को आंगन में लगाने के पैसे भी दे दिए। हे मालिक, इतना नुकसान। देखो, अब भी तुम पैसों की बातें कर रहे हो, पर लालच की पट्टी हटाकर देखते तो तुम्हें समझ में आता कि वो दरख्त तुम्हारे आंगन के मिट्टी में सूख जाएगा। इतने बड़े दरख्त को तुमने अपने लालच के लिए मार दिया। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। सुरेश गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। मीनू, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो मीनू? तभी सुरेश को एक मेज पर एक खत पड़ा नजर आता है। सुरेश उसे पढ़ता है। मैं मीनू, आपने लालच की हद कर दी है। पहले बच्चों को कह दिया कि मामा के घर जाकर पढ़े ताकि उनका भार ना ढोना पड़े आपको। अब मेरे खर्चे उठाने को भी आपको भारी लग रहा है। मैं जा रही हूँ मायके और अब कभी नहीं आऊँगी। बचाते रहिएगा पैसे। और ये कंगन यही छोड़ रही हूँ। इसके 1000 अपने भाई से कहकर भेजवा दूंगी। मैं चली। ये क्या हो गया? ये पढ़कर सुरेश के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि पैसा जिन लोगों के लिए कमाया जाता है अब वही नहीं रहे। सुरेश ने इसके बाद अपनी जिंदगी में बहुत सुधार लाए। उसे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि सबसे लजीज वो फल था जो उसने पहाड़ पर मेहनत से चढ़कर खाया था, और उसी मेहनत की वजह से उसे वो फल और मीठे लगे थे।